ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले आ जाए और जो लोकल इन्वेस्टर है वो भाग भाग के दुबई, मलेशिया, टर्की वगैरह जा रहे हैं। इवन ब्यूरोक्रेट्स जिनका हम जिक्र करें उनको भी ये पता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टर ने, बाहर वाले ने नहीं आना जब तक आप यहाँ की जो बेसिक्स हैं और यहाँ की आप एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप बनाते हैं। अब वो उधर आईएमएफ का भी जो कंडीशंस हैं, वो प्रोग्राम एक और आ रहा है, वो भी प्रो ग्रोथ नहीं होता। देखिए ऐलान जो है यूएई का, इससे पहले bahrain भी ऐलान कर चुका है, कुवैत जी। भी ऐलान कर चुका है, सऊदी अरब भी ऐलान कर चुका है, कतर भी ऐलान कर चुका है। तो ऐलान होते रहते हैं, ये गले मिलके हाथ मिला के तस्वीर, ये फोटो सेशन, ये तो चलता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, ये 2015 में इदारा बना। ये इन्होंने इसको कॉपी किया था। एमओयू साइन किया है बिल गेट्स मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ। आप 1947 के सिस्टम को भूल जाएं और आप लीप फ्रॉग यानी कि एक ऊंची छलांग लगाकर आप आज के सिस्टम में पहुंच जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ फिर मौजूद हैं एक बार। और आज के प्रोग्राम में भी हम हफ्ता भर की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी के अमूर के ऊपर जो नई पेशरफ्त हुई है उसका जायजा लेंगे। आपको कुछ मालूमात भी देंगे, कुछ आपके जो है सवालात यकीनन वो जन्म देंगे। आप वो जरूर छोड़िएगा कमेंट्स में। और अगर आपने अपना हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वेलकम बैक हारून ख्वाजा साहब। आज हमारे पास काफी टॉपिक्स है बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो SIFC है, जिसका कि इतना चर्चा एक साल से जारी है, उसको एक साल उसकी सालगिरह हो चुकी है। और इसके ऊपर बड़ी डिबेट जारी है कि कितना मौसर ये प्लेटफॉर्म रहा है या नहीं रहा। इसका बुनियादी जो हदफ था कि मुल्क में सरमायाकारी बैरून मुल्क से आएगी और अंदरून मुल्क भी जो हालात है वो साजगार किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की सरमाया बढ़े और ग्रोथ बढ़े। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक साल की क्या परफॉर्मेंस रही है? बड़ी तनकीद भी हुई है इसके ऊपर, कुछ लोग उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू एंड रिव्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि इसका एक फेयर असेसमेंट क्या हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, अब तो ये पिछले 2 दिन से सारे न्यूज़पेपर्स और प्रोग्राम्स में भी डिस्कस हो रहा है कि लो पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के हवाले से 13.1% ऑफ जीडीपी, यानी कि 1974 में जब नेशनलाइजेशन वगैरह हो रही थी और वो जो ईस्ट पाकिस्तान इंसिडेंट, उसके बाद के हालात, उस वक्त भी इतना कम नहीं हुआ था, वो भी 13.4% था। उससे भी कम इन्वेस्टमेंट है। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड नहीं होगी, आपके टैक्सेस इकट्ठे होंगे और गवर्नमेंट जो है वो आगे जो लोगों की बेनिफिट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको नहीं चला सकेगी। तो मैं उसमें जाए बगैर, क्योंकि वो तो इट्स प्रीटी मच अवेलेबल ऑन ऑन द मीडिया, मैं उसको 3 एलिमेंट्स में ब्रेकअप करता हूँ आपके सवाल को कि इसको कैसे असेस करें। और लाइक वी वर डिस्कसिंग, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम के ऊपर SIFC के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये याद कराना चाहूँगा, 28 नवंबर 2023 को वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया मार्टिन रेजर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन उन्होंने एक पैराग्राफ SIFC के हवाले से भी कहा, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि SIFC इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हिंडरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC जो है वो सोल्यूशन नहीं है। हम्म। और वो फिर आगे कहते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टीट्यूशन टू साइन डील्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। करेक्ट। आप वो इन्वेस्टर्स को ये आप इमेज देखे कि जी एक वन विंडो आ गई और हम वो साइन तो कर लेंगे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, आप एक या दो डील्स में साइन 1 और 2 डील्स, लेकिन फोकस शुड बी टू इम्प्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट।
तो मार्टिन रेजर जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 28 नवंबर को ये बताने की कोशिश की थी कि देखें ये इदारे जो आप, अगर आपके पुराने इदारे काम नहीं कर रहे तो एक नया इदारा बना देना हल नहीं है। आप गोल ये है कि भाई वो, उनका जो पुराने इदारे थे उनका क्या गोल था, वो था बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव करना। तो आपके वो चल नहीं रहे हैं, आपने नया इदारा बना दिया, तो उससे क्या गारंटी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इंप्रूव हो जाएगी? उसके लिए आपने क्या किया? सो फोकस, व्हाट हैव यू डन? फिर अगेन मैं फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन के आंसर में फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर रहा हूँ। फिर मैंने ये कुछ महीने पहले जब ये बनी थी SIFC, तब भी मैंने कहा था कि देखें, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान। बिल्कुल। उसके बाद पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड, सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड, KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड, बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। 5 इदारे पहले से एग्जिस्ट करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे। दुरुस्त। उसके बाद SEZ अथॉरिटी, करेक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी, वो दुरुस्त। बनाई गई कि जी इन्वेस्टमेंट का ये हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, उसमें ये फैसिलिटीज हैं, तो आ जाएं जी आप इन्वेस्टर्स। उसके बाद CPEC का एक प्लानिंग कमीशन के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाया गया, CPEC। उसके बाद वो नहीं चला तो CPEC अथॉरिटी बना दी। राइट राइट। CPEC भी तो इन्वेस्टमेंट है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोवेंशियल कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करती है। वाओ। वाओ। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे बड़ा एक मॉन्स्टर है जिसका नाम प्लानिंग कमीशन है, जो दुनिया की हर चीज करती है सिवाय प्रॉपर प्लानिंग के, वो भी एग्जिस्ट करती है। अब मुझे आप बताएं, ये सारे इदारे एग्जिस्ट करते हैं और ये फेल हो चुके हैं, कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। जाहिर है हम इस जगह पे ना होते ना अगर ये काम कर रहे होते, और हमने ऊपर लाके एक सुपर बॉडी बिठा दी है। तो हाँ। देखें, मीनवाइल क्या हो रहा है कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो दुबई, टर्की, मलेशिया, पता नहीं, अब मुझे को बता रहा था वो पोर्चुगल में पहुंच गए हैं, पता नहीं, यानी कि उस दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा, वो यहां से उठ के सारे बाहर जा रहे हैं। ये इन द मीनवाइल ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड रिमेंबर आई कीप सेइंग दैट द सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज के पहले लोकल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, वो अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड करेगा, वो नई मशीनरी मंगवाएगा, वो कोई दूसरी फैक्ट्री लगाएगा। जब वो लगाएगा तो उसके जानने वाले जो हैं, उसके कजन, उसके दोस्त, उसके जो बाहर सेटल हो गए हैं, वो कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। वो बताएगा यार बड़ी जबरदस्त इन्वायरमेंट है, ये गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो आ जाए आप यहाँ पे, बड़ी सिक्योरिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन है और आपकी रिटर्न्स बड़ी अच्छी हैं, गवर्नमेंट जो है वो बड़ी फंक्शनिंग स्मूथ हो गई है। फिर वो फॉरेन जो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे बाहर से। जब वो आएंगे तो वो अपने साथ वो लेकर आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर। ये जी। सीक्वेंस है, ये एक, मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीक्वेंस है। ये ये नहीं हो सकता कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले आ जाए और जो लोकल इन्वेस्टर है वो भाग भाग के दुबई, मलेशिया, टर्की वगैरह जा रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है रजा के हम हमारी जो, ठीक है, वो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन वगैरह 10 अरब, 25 अरब, 50 अरब, ये वो सारी कमिटमेंट्स कमिटमेंट्स तो नहीं, MOUs, और वो दिलासे देते रहेंगे, लेकिन उनमें से कुछ आ भी जाए तो दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि ये जो सीक्वेंस है इसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट हो। पंच लाइन मेरी ये है कि देयर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का देयर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वो ब्यूरोक्रेसी के हाथे चढ़ गए। ब्यूरोक्रेसी ने उनको ऐसा वो दिखाया है वो शीशा, कि वो बस उसके पीछे चल रहे हैं। एंड फिर वो, आपको पता है कि हारून भाई, आपने तो काम किया हुआ है ब्यूरोक्रेसी के साथ, और मैं तो उसका हिस्सा भी रहा हूँ। देखे ना, इस चीज के तो हम माहिर है ना, उलझाने में और जो है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो सीक्वेंस की बात की है, देखिए हमने इसके ऊपर भी बहुत कई बार अपने इसी प्लेटफॉर्म से डिस्कशन की है कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी सरमायाकार डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ती। आपने उसके कई फैक्टर्स भी गिनवाए हैं, वगैरह वगैरह, बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट जो होते हैं। मगर ये प्रॉब्लम मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इतनी एक ऑब्वियस बात है, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी, इवन ब्यूरोक्रेट्स जिनका हम जिक्र करें, उनको भी ये पता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टर ने
बाहर वाले ने नहीं आना जब तक आप यहाँ के जो बेसिक्स हैं और यहाँ की आप एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप बनाते हैं। अब उसमें देखे ना 22% रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट। मैं ये पॉइंट आपसे रेज करना चाह रहा था। देखिए ना, अगर आप भी हो और आप माशाल्लाह खुद भी बिजनेसमैन है, आप भी कोई नया मंसूबे के लिए क्रेडिट के जाएंगे, आप 100 बार सोचेंगे कि मैं 22% पे क्यों उठाऊं लोन। अब वो उधर आईएमएफ का भी जो कंडीशंस हैं, वो प्रोग्राम एक और आ रहा है, वो भी प्रो ग्रोथ नहीं होता। और क्योंकि आईएमएफ तो वो चाहता है स्टेबलाइज करो, खजाना कम हो, स्पेंडिंग कम हो। लेकिन अब इस सूरत हाल में तो फिर अगर मैं आपकी बात से समझाऊं कि दो नुक्ते बड़े हैं। एक तो ये कि कई और इदारे जो हैं माजी में, जो कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ सकी, या तो आप उनको ठीक करते, वो भी चल रहे हैं। आपने कितने गिनवाए? मेरे ख्याल से 4 आपने गिनवा दिए हैं। और आठ एक नौ 8-9 हो गए, और ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाकर, चूंकि वो मेरे ख्याल से उन्होंने आर्मी चीफ को बिठाना था इन द ड्राइविंग सीट, तो वो ये करने की, वो तो सब प्लानिंग कमीशन में भी उनको, या एक्ने की कमेटी में भी इनवाइट कर सके। यू कैन इनवाइट एनीवन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जो गोइंग फॉरवर्ड जो है एसआईएफसी का, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कि अगर ये सीक्वेंसिंग उन्होंने ना ठीक की तो ये इस तरह एक साल और गुजर जाएगा, या यू आर होपफुल? क्योंकि अभी यूएई ने ऐलान किया $10 अरब का 2 दिन पहले, और उससे पहले सऊदीज का तो आपने हमने बात भी की थी काफी उसके ऊपर। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? देखिए, ऐलान जो है यूएई का, इससे पहले bahrain भी ऐलान कर चुका है, कुवैत जी। भी ऐलान कर चुका है, सऊदी अरब भी ऐलान कर चुका है, कतर भी ऐलान कर चुका है। तो ऐलान होते रहते हैं, ये गले मिलके हाथ मिला के तस्वीर, ये फोटो सेशन, ये तो चलता रहता है। आपको पता है ना, इनका तो जी। ये हबी है हमारे पॉलिटिशियंस की। तो उसको छोड़ें। बात ये है कि देखें, बॉटम लाइन ये है कि आप ये जितनी मेहनत हुई है ना जी, ये सारा कुछ ये तस्वीरें खिंचवाने में फॉरेन लीडर्स के साथ, ये मैं कहता हूं कि इतनी मेहनत अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ऊपर, लोकल इन्वेस्टर के ऊपर हो जाती है ना, तो बहुत थोड़े बहुत रिजल्ट निकल आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द की, उसके बगैर कुछ नहीं होना। अच्छा, हाँ। आपकी बात का जवाब बड़ा जरूरी जो मैं देना चाह रहा हूँ। देखिए, इस एसआईएफसी की जो समझने के लिए इसकी सक्सेस या और नॉट, तो इसके पास्ट में जाना चाहिए। ये बना कैसे? मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, ये 2015 में ये इदारा बना। हम्म। ये इन्होंने इसको कॉपी किया था। तो इसका शॉर्ट है, उसको इन्वेस्ट इंडिया कहते हैं। 2015 में बना, राइट। जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो दीपक बगला साहब हैं। राइट। दीपक बगला साहब जो हैं वो फॉर्मर सिटी बैंकर हैं, बड़े सीनियर। ठीक है जी। इसके अंदर जितने भी लोग हैं, ये 3 बंदों से शुरू हुआ, इस वक्त 400 से ज्यादा बंदे हैं। ठीक है, 8 साल के अंदर। और उनकी एवरेज एज जो है वो 29 साल है। राइट। ठीक है ना। आपके एसआईएफसी के अंदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपनी वो नौकरी पक्की कर रहे हैं, और जो जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी पोस्टिंग्स पक्की कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। वहां पे 29 साल एवरेज एज है इन्वेस्ट इंडिया की। अच्छा, और ईच वन ऑफ देम, ये जो 400 से ज्यादा लोग हैं, ईच वन ऑफ देम वो या आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या कोई आईवी लीग, या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि बाहर से, ईच वन ऑफ देम जो है, ये प्रोफाइल है उसका, बैकग्राउंड। ठीक है जी। और एवरी सिंगल, एवरी विदाउट मिस, एवरी सिंगल वन, उसने 7% से 90% तक पे कट लिया है। हम्म। तो सारी सैलरियां छोड़ के आ गए हैं मुल्क की खिदमत कर। ठीक है जी। और क्या ये कर रहे हैं जी? वन विंडो, ये तो आपने सुना होगा, रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करते हैं, स्टार्टअप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, इंडिया डेस्टिनेशन वगैरह, हेल्थ, टूरिज्म, ये उन्होंने ना एक बेसिक को बनाया था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जिससे कॉपी किया है, वो 100% प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है। इंडिया में ये जो 8 साल में हुआ, ये कि वो अपने बेहतरीन बंदों को लेकर आए हैं, और उन्होंने कहा यार भाई, हमारे बस की बात नहीं है, ये आप लोग जो है ना, आप समझते हैं इसको, बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, आप लोग चलाएं, हमें ये आप करके दें, हमें बताएं कि आपको चाहिए क्या है और कितना टाइम लगेगा। उन्होंने करके दिखा दिया। जबकि हमारे जो है यहाँ पे, वो प्राइवेट सेक्टर को तो घास ही कोई नहीं डालता ना, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं।
वो सारे आके उधर बैठ गए, ना उनको बिजनेस का पता है, ना उनको इन्वेस्टमेंट का पता है, ना उनको एनवायरनमेंट का पता है, तो फिर रिजल्ट कैसे निकलेगा ना रिजल्ट? दैट इज द बॉटम लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी और मैं आप आपको बताऊं, अगर आप अपने प्राइवेट सेक्टर के लोग, टॉप क्लास लोग लेकर आए यहाँ पे, आई कैन गारंटी यू वो सबसे पहले कहेंगे कि जी हम नहीं कुछ कर सकते जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। ओवर टू यू। बहुत नहीं नहीं, बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो मसला आपको पता ही है कि वो तो यही एक साल जो SIFC का है उसमें वो स्टेबिलिटी और बढ़ी, अब इंस्टेबिलिटी और बढ़ी है। और अभी भी कोई इम्कानात के इतने रोशन नहीं है कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। बहरहाल जी, वो भी एक अहम मौजू है। लेकिन हम बढ़ते हैं अपना अगला, ये जो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट का आपने उसका जिक्र भी किया। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो क्या उसको बोलते हैं, ये हिस्टोरिक लो जो है 13%, ये एकदम 50 साल का रिकॉर्ड जिसे कहते हैं ना कि यानी कि हम बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नीचे लोएस्ट पॉइंट पर इस वक्त आए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी एक कमेंट कर दीजिए, ऑल्दो आपने कवर किया है पहले काफी सारे इसके अवामिल, बट लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस एज वेल जी। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें होती है, उसमें लोकल इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है वो जो अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती है उस वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ फ्रैंकली 13.1% का मतलब है कि ये बहुत एक डिसमल किस्म का फिगर है। मैंने जैसे बताया कि 1974 के अंदर नेशनलाइजेशन, ये ईस्ट पाकिस्तान का टबैको वगैरह, उस वक्त भी जो वो 13.4% थी, इस वक्त उससे भी नीचे आ चुकी है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली, वो हालात ऐसे हैं, दुनिया बदल गई है। उस वक्त इतने कॉन्ट्रोवर्स, इतने तरीके नहीं थे बाहर जाने के, मूवमेंट ऑफ कैपिटल इतना आसान नहीं था वगैरह। तो अब तो बहुत आसान है ना। अब तो आप, यू डोंट इवन हैव टू बी इन अ डिफरेंट कंट्री टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी एग्जैक्ट। इन्वायरमेंट के अंदर, विदाउट स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट, इंटरेस्ट रेट्स की आपने बात की, ठीक है, दैट्स फाइन, बट यू सी, यू हैव टू क्लाइंब द लैडर इन एन ऑर्डरली वे। वो हम सीढ़ी के पहले दूसरे तीसरे स्टेप को भूल जाते हैं, हम 10वें स्टेप की बात करने लगे, तो उसका फायदा कोई नहीं है 10वां स्टेप रिजॉल्व करने का जब ये नीचे वाले आप ना रिजॉल्व करें। और सीढ़ी का पहला जो है स्टेप, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये जो SIFC आप चाहते हैं ये आपकी हो कामयाब, वो अथॉरिटी जो आपने दी है वो दें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए, इसको 100%, सारी ब्यूरोक्रेसी को खत्म, 100% ब्यूरोक्रेसी को बाहर निकालें और 100% प्राइवेट सेक्टर को अंदर लेकर आए और बेस्ट बंदे चुन के लेकर आए। अब वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक और बात है। उनको पलकों पे बिठाएं, उनके घोड़े गिटे पकड़े, उनको कहें भाई मुल्क के लिए आओ ना, ऑल दैट। लेकिन रिमेंबर, वो आएंगे, आपसे कहेंगे सबसे पहले कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, फिर आएंगे। फिर अच्छा, तो चलिए, ये तो फिर अब ना करने वाली बातें हुई हैं, क्योंकि अभी तो नहीं, अभी नहीं तो हो सकते। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं, वो उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। और तो इसी से मुझे याद आया कि अब नई जो हुकूमत है, वो आपको पता है कि FBR की इस्लाहात और उसके ऊपर बात हमारी होती रही है। अभी एक नई जो डेवलपमेंट हुई है इसका, वो जो एक कंपनी पब्लिक सेक्टर के जो है वो एजिस में ही बनी, कारंदाज, उन्होंने एक MOU साइन किया है बिल गेट्स मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ, जिससे कि वो रिफॉर्म लेकर आएंगे। आपके पसंदीदा एक महकमा है तो उसका FBR में, और वो ये जो है कि वो ओवरऑल करेंगे उसको। और यकीनन कुछ हमने ब्रीफली पहले इस पे बात की थी कि किस हद तक ये फॉरेन कंसल्टेंट्स की जरूरत है या वो कुछ कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूशंस आर वेल नोन, हैव ऑलरेडी बीन हाइलाइटेड, इवन वी हैव हाइलाइटेड दैट सो मेनी टाइम्स। तो जरा एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए अगर आपने इसको देखा है डिटेल में। बट ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, कैन फॉरेन कंसल्टेंट्स डिलीवर? देखिए, ये कारंदाज, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ये वो UK फॉरेन ऑफिस, कॉमनवेल्थ वगैरह जो है वो उनसे लिंक्ड है, यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन ऑफिस, कॉमनवेल्थ वगैरह। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो आप भी जानते हैं, वंडरफुल जेंटलमैन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी, जिसे कहते हैं, ब्रेनी पर्सन। एंड तबीयत के भी बहुत अच्छे हैं वो। Of course, I'm sure he's doing what he's supposed to do within the framework of Karandaz.
और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो इनके थ्रू पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। सही। अच्छा, अब ये जो कर रहे हैं एफबीआर की इस्तिलाहात, तो अपेरेंटली इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्रांट वगैरह अप्रूव कराई है। उसके एग्जैक्ट क्या है वो, आई डोंट वांट टू बी मिसकोटेड ऑन दैट। इट्स समवेयर बिटवीन $110 मिलियन से लेकर $180 मिलियन। आई ट्राई टू लुक फॉर इट, वो पता नहीं, बिल्कुल ही फॉर सम रीजन वो नजर ही कहीं नहीं आ रहा। ना किसी न्यूज़पेपर में, ना मीडिया में, कहीं 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 पे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मे बी वो फिगर जो है फाइनल नहीं हुआ अभी। बहरहाल उसकी रेंज ये है 110 से $180 मिलियन के करीब। अब सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड ये है कि जी पिछले 20 साल से एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। $400 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म हो चुका है। $300 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका फॉर्मर इंस्टीट्यूशन उसका हो चुका है। $700 मिलियन कम से कम पिछले 20 साल में हम उड़ा चुके हैं एफबीआर के रिफॉर्म्स की नजर में। कुछ भी नहीं हुआ, वो जो हुआ है आपके सामने। अब ये फर्दर जो है $100-200 मिलियन जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है। अच्छा जी, अब ये करना क्या है इन्होंने? ये करना है जी, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज द ऑब्सोलीट टैक्स सिस्टम, इंप्रूव पोर एफिशिएंसी, एनहांस टैक्स बेस, एंड करप्शन एंड लीकेजेस। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त ये आपका ना है गोल। और क्या असेस करना है जी? अब कारंदाज क्या असेस करेगा कि जी बिजनेस नीड्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम्स क्या हैं, बिजनेस प्रोसेसेस क्या हैं, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन असेसमेंट रिपोर्ट्स वगैरह, ताकि कारंदाज इस्टेब्लिश कर सके कि एफबीआर के सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए स्कोप क्या चाहिए। तो वो स्कोप एक लिखेंगे, ठीक है जी। और एफबीआर जो है वो उसको कहेंगे कि हमसे सारी ये डेटा वगैरह आपकी जो भी है वो हमसे शेयर करें। अस्यूमिंग एफबीआर शेयर कर लेते हैं और वो फिर ये सारा कुछ करेंगे, तो एक स्कोप लिखा जाएगा। उसके लिए स्कोप लिखने के बाद कारंदाज जो है वो हायर करेगा एक कंसल्टिंग फर्म को। वो कंसल्टिंग फर्म जो है वो क्या करेगी जी? वो कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल स्ट्रेटजीज और लार्ज पब्लिक कॉर्पोरेशंस के लिए वो सॉल्यूशंस, बिजनेस प्रोसेस असेसमेंट, इंप्रूवमेंट, री इंजीनियरिंग, डेटा मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरिंग, एनालिटिक्स, गवर्नेंस वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ वो करेंगे। और उसका गोल ये होगा कि ये सारा कुछ करने की सलाहियत रखने वाली फर्म जो है वो एक डिजिटल एंड आईटी का ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाएगी। ये सारा कुछ करने के लिए ये जो मैं सारी अंग्रेजी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जार्गन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड ऑल दैट, वो क्या करेगी जी? ये जो फर्म हायर होगी वो 2 साल में आपको ये एक प्लान बना के देगी। और प्लान ये बना के देगी कि जी कौन सा आईटी सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, उसकी कॉस्ट क्या होगी और किससे लिया जा सकता सही। सही। है। पहली बात तो ये है कि 2 साल के लिए तो आप भूल जाए कि कोई रिफॉर्म हो रहे हैं। हाँ। ठीक है। दूसरी बात ये फर्म जो हायर की है उन्होंने वो है मैकेंजी। मैकेंजी दुनिया की एक बहुत बड़ी और वेरी वेल रिकग्नाइज, उसके अंदर दुनिया के बेस्ट ब्रेनी लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल उसके ऊपर जो है ना वो क्रिमिनल केसेस हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो मीडिया से बिल्कुल ही गायब करा दिए हैं। ये मीडिया में आता ही नहीं है उसके बारे में। अफ्रीका के अंदर एंड ऑल दैट, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर वो ले देख वाला चक्कर जो है उसके ऊपर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए हैं मैकेंजी के ऊपर। तो राइट। ये बॉटम लाइन है, मुझे नहीं पता इससे क्या निकलेगा। एंड इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि जी एक नया अदारा होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये देखें, मेरे तो ख्याल से अगर तो ये अक्सर इस तरह की जो ग्रांट्स होती हैं वो आपको पता है कि सिस्टम्स री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इस तरह की एनालिटिक्स, बात। डेटा। मैं ये कर चुका हूँ काम कंसल्टिंग का, इसलिए मैं जो है, और अनफॉर्चुनेटली जो तजुर्बा रहा है पाकिस्तान में वो इतना रोशन नहीं रहा। सफाई टू से कि ये बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उसके बजाय मैं समझता हूँ कि हमारे जो होम ग्रोन एक्सपर्टीज है पाकिस्तान में और मौजूद है, जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं इसके, बिजनेस से हो, वो एकेडमिया से हो, वो खुद ब्यूरोक्रेसी से हो, वो बेहतर होता है। बट बहरहाल आपको पता है कि हमारे यहाँ फॉरेन कंसल्टेंट्स, हमारे यहाँ क्या और भी दुनिया में
डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी उनकी जिसे कहते हैं ना अट्रैक्शन होती है कि जी वो कोई ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड ले आएंगे। तो बहरहाल चलते चलते मैं तो यही आपसे जानना चाहूंगा आखिर में कि ये एफबीआर का जो मामला है ये भी मुझे एसआईएफसी की तरह ही लग रहा है कि अ लॉट ऑफ नॉइज, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने भी प्रपोजल्स, केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी किया, इन्होंने भी आते, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलानात किए कि जी अब ये कर दें और वो कर दें, फिर ये ऑफिसर्स चेंज हुए, वो कर रहा है। ये सारी चीजें बस न्यूज में ही चलती रहती हैं, और जिन लोगों से हमारी बात हुई कोई खास वो ऑन ग्राउंड जैसे कहते हैं या इंस्टीट्यूशनली अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई। ये आप चूंकि इसके ऊपर काम भी करते रहे हैं, ये रेजिस्टेंस टू चेंज जो है हारून साहब, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो सारे सॉल्यूशंस की हम बातचीत करते हैं ना, मैं आज का ये आखिरी नुक्ता आपसे उठाना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस भी बड़ा स्ट्रांग होता है अफसरों में, कभी कभी पॉलिटिशियंस में, कभी कभी। और इसका क्या, इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए रजा, जब ये कॉलोनियलिज्म जी। दुनिया से खत्म हो रहा था, आज से 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, तो उस वक्त दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई थी। और ये वो वक्त था जब जो सेंसिबल पावर्स थी वर्ल्ड की, सिविलाइज्ड कंट्रीज, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये जो पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो और सिस्टम्स वो नहीं चल सकते, और उन्होंने ग्रेजुअली अपने सिस्टम्स को चेंज करना शुरू कर दिया। इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, लेकिन इट टुक maybe a decade or 2 decades, depending upon which country we're talking about, and they brought about a change. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे आई, उन्होंने फर्दर उसको चेंज किया, यानी कि वक्त के साथ साथ वो अपने सिस्टम्स को चेंज करते गए। राइट। अच्छा, अब मसला ये है कि हम लोग हमारे 1947 में, हमने शायद लास्ट वीक भी इस पे बात की थी, 47 में इंडिपेंडेंट हुए, और वो जो स्टील फ्रेम था, जो सिस्टम हमें जो कॉलोनियल लेगेसी में मिला था, वो बड़ा जबरदस्त सिस्टम था। मतलब बार बार मैं कहता हूँ वो इतना जबरदस्त सिस्टम था कि आज भी उसी तरह चल रहा है जिस तरह कॉलोनियल मास्टर चला रहे थे। उसको हम चेंज करने में नाकाम रहे, और बिल्कुल। हम देखे ना 76 ईयर्स हो गए हम उसी सिस्टम को चला रहे हैं। तो पॉइंट आपके सवाल के जवाब में मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखें, एक ग्रेजुअल चेंज जो है होनी वही चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप वो पुराने सिस्टम्स को चेंज ना करें और आप उनसे लपक के उनको आप यू ओन देम कि नहीं जी इसके अंदर चेंज नहीं आएगी, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो पुराना सिस्टम अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे, वो सिस्टम चेंज नहीं होगा, आप चेंज हो जाएंगे। सही सही। तो इस वक्त हम उधर पहुंच चुके हैं। जो लोग ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये आज का सिस्टम नहीं है, इसमें तो चेंज आई नहीं है, और ये इतना ब्यूरोक्रेटिक, इतना मॉन्स्ट्रस हो चुका है, ये एक पहाड़ बन चुका है। इसको कोई भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो खुद चेंज हो जाएगा, ये सिस्टम नहीं चेंज होने वाला। तो देयर इज, सो अब मसला ये कि हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि आपका हल सिर्फ और सिर्फ यही है, वो ये है कि आप लीप फ्रॉग करें। आप 1947 के सिस्टम को भूल जाएं और आप लीप फ्रॉग यानी कि एक ऊंची छलांग लगाकर आप आज के सिस्टम में पहुंच जाए। उसमें ग्रेजुअल होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये इमीडिएट होगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं उतना बेहतर। बहुत लीप बहुत अहम पॉइंट है। और हारून भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आई होप कि व्यूअर्स जो हैं वो उन्होंने हमारी जो आज की गुफ्तगू है उससे कुछ सीखा भी होगा, कुछ गौर भी किया होगा, कुछ आई एम श्योर डिसएग्री भी करेंगे। आप प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, सवालात हैं तो वो भी यहाँ छोड़िए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगले वीक हम उसको टेक अप करेंगे। और आज के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।